प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप सब लोगों ने एक बात ध्यान से देखा होगा, सनलाइट के बारे में सब जानते हो। क्या लगता है सूर्य की आने वाली जो किरणें हैं वो एक साथ पूरा आती है? कैसे आती है? छोटे छोटे पीसेस में आती है। जैसे ट्रेन का मान लो मेट्रो चल रही है, मेट्रो के बोगी तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बड़ी स्पीड में अगर वही मेट्रो जा रही है बहुत स्पीड में, तो क्या आपके उन दो डब्बे के बीच की गैप आपको दिखाई देता है? नहीं दिखता है ना। तो कुछ इसी तरीके से सन से निकलने वाली लाइट होगी सनलाइट, जो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है और उन बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म चलती होगी और उसके बीच में जो गैप होगा वो दिखाई नहीं देता होगा। यही बात सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने बताई थी। हम लोगों को आज तक गलतफहमी है कि जब भी कभी हम सनलाइट बनाते हैं तो हम उसके रेडिएशन को, उसके निकलने वाले वेव को इस तरीके से दिखाते हैं, जो कि गलत है। ये कॉन्टीन्यूअस है। जबकि मैक्स ने ये बात बताई थी, मैक्स प्लैंक ने ये बात बताई थी कि सन से निकलने वाली लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी भी कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, बल्कि किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करेगी। लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में लिखेंगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन always travels in discontinuous form. Electromagnetic radiation always travels in discontinuous form. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे ट्रेवल होता है बेटा? डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलवेज ट्रेवल इन डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, each discontinuous form is known as quanta. हर एक डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म का क्या नाम है बेटा? क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। क्वांटा का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जिससे तोड़ा नहीं जा सकता, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे भी ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो यही सबसे छोटा है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, इसे बोलते हैं क्वांटा। तो इस डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म इज नोन एज क्वांटा, या इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोन नाम दिया था। तो आप इसे फोटोन भी बोल सकते हो या क्वांटा भी बोल सकते हो, दोनों मर्जी, दोनों में से जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्या बोलते हैं? फोटोन भी बोल सकते हैं और क्वांटा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। E क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो बताओ बेटा क्या लगा दूंगा? कांस्टेंट लगा दूंगा ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। तो आपने कहा E इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर ध्यान देना बेटा, E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या है? E है। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। तो मैक्स प्लैंक ने ये बात बताई, उन्होंने कहा अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर रही है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर मैं न्यू का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है? C बाई
लैम्डा। तो क्या मैं इसी ई को इस तरीके से लिख सकता हूँ hc बाई लैम्डा। तो सबसे कॉमन वर्जन, जो सबसे आसान है, जो जिस ज़्यादातर देखा जाने वाला जो इक्वेशन है वो है E = hc बाई लैम्डा। इसको ध्यान से देख लेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जाएगा। क्या आप में से कोई मुझे h की वैल्यू बता सकता है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। आप इसे नोट कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, जो बताऊं उसको ध्यान से सुनो, उसके हिसाब से मुझे आंसर देना। अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कौन ख़तरनाक है, कौन ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा ख़तरनाक है, कौन ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। जिसकी एनर्जी ख़तरनाक है, ज़्यादा है, वो ख़तरनाक है, जिसकी एनर्जी कम है वो ख़तरनाक नहीं है। आपसे बोल दिया जाए आप सूरज को सीधे देखो, देख पाओगे? अगर आप बोले चश्मा लगा के देखो, तब देख लोगे। अंतर क्या है दोनों में? और अभी नहीं, सिंपल चश्मा लगा के देखो, सन ग्लासेस लगा के देखोगे तभी देख पाओगे, नॉर्मली नहीं, है ना? तो आखिर ऐसा क्या होता है सन ग्लासेस में कि आप उसे देख सकते हो? जो मैंने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको बताया, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बचपन में पता है मेरे पापा के शादी में दहेज में रेडियो मिला था। रेडियो, आप लोगों को लग रहा है यार ऐसे कैसे, मतलब उस टाइम में रेडियो भी अपने आप में दहेज में बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे जो दादाजी थे वो घर के सामने रेडियो लगा के, वो पूरे ज़मींदार थे गांव के, तो क्या था कि वो एकदम घर के सामने एकदम बैठ करके रेडियो, एकदम एक टेबल होता था, उस टेबल को बहुत बाकायदे बढ़िया से कपड़ा उपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रेडियो रखा जाता था और रेडियो चला देते थे। शाम को विविध भारती आया करता था और फौजी भाइयों का कार्यक्रम ऐसे चलता था और उस पर गाने बहुत अच्छे अच्छे आते थे पुराने ज़माने के, और सब सुनते थे। पता वो क्या बोलते थे? वो कहते थे इसी में छोटे छोटे आदमी बैठे हुए वही बोल रहे हैं। और जैसे वो चेंज करते थे, रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलती थी और आवाज़ बदल जाती थी, तो लोग कहते देखो आदमी बदल गए। छोटे छोटे लोग उसके अंदर हैं, रेडियो के अंदर जो बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं। जब मैं थोड़ा सा जानने लायक हुआ तो मेरे दादाजी ने एक बार मुझे बुलाया, बोले बेटा इसके अंदर छोटे छोटे तुम्हारे जैसे बच्चे हैं। मैंने कहा मेरे जैसे? तो एक दिन मैं दोस्ती करने के लिए रेडियो ही तोड़ डाला। हमने कहा जब तोड़ूंगा तो निकलेंगे उसमें। खूब पीटा उस दिन, दहेज का रेडियो तोड़ कैसे दिया। उसके बाद रेडियो नहीं आया, खरीद के दोबारा नहीं आया घर में, टेलीविज़न आया फिर। नहीं, हिम्मत नहीं हुई। उसके अंदर भी कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता था। तो शुरू में बचपन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो बड़े होने के बाद पता चला अरे ऐसा भी होता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके लाइफ में हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके मैं चपेट में आया था बचपन में, वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव में AM और FM दो होते हैं। अगर आपने कभी रेडियो चलाया हो तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा रेडियो मिर्ची 93.5 रेड FM, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। ये 93.5 है क्या चीज़? ये फ्रीक्वेंसी होती है चैनल की। इतनी फ्रीक्वेंसी पे अगर आपने अपने चैनल को सेट किया, जैसे वहाँ से जिस फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन इमिट होती है वो 93.5 है, तो यहाँ पे आपने अपने रेडियो में 93.5 की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी
एब्जॉर्ब करने की सेट कर दिया, तो जो फ्रीक्वेंसी वहाँ से निकली वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब होने लगेगी। तब आप बोलते हैं कि आपका वो जो कनेक्शन है वो बन गया। अब आपके रेडियो में 93.5 रेड एफएम के गाने चलने लगेंगे। अगर आपने फिर से फ्रीक्वेंसी बदल दी तो फ्रीक्वेंसी एक जो रिसीवर है वो बदल जाएगा। अब वो मान लीजिए 98.5 रेड का वो रेडियो मिर्ची 98.5, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका चैनल चलने लगेगा, उसकी आवाज़ आने लगेंगी। सोचो यहीं पर पता नहीं कितनी आवाज़ें होंगी, यहीं पे अभी इसी टाइम पे, बशर्ते एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करा पा रहे हो। आपने कभी कभी सुना होगा कि अचानक से आप चलते चलते आपके कान बजने लगते हैं, या फिर कभी आप मान लीजिए क्लासरूम में, या फिर कभी आप घर में बैठे हुए अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से आपको आवाज़ आता है कि मम्मी ने आपको बुलाया है। फिर आप जाते हो बोलते मम्मी आपने बुलाया, मम्मी कहीं मैं क्यों बुलाऊंगी, यही होता है। तो वो सवाल समझ में नहीं आता, क्या सच में मम्मी ने बुलाया था या मुझे मेरे कान बज रहे हैं। बेटा कान कभी नहीं बजते। या कभी आप किसी को कॉल लगते हो, उधर से किसी और की आवाज़ आती है। मान लो आपने किसी लड़की को कॉल लगाया, उधर से पापा का आवाज़ आने लगी, आप डर जाते हो, फ़ोन काट देते हो कि मैंने तो किसी और को लगाया था, पापा को लग गया। ऐसी प्रॉब्लम आने लगती। तो क्रॉस कनेक्शन होता है। जब फ्रीक्वेंसी आसपास होती है ना तो क्रॉस कनेक्शन बन जाता है, तो इनकी बातें उनको, उनकी बातें उनको सुनाई देने लगती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग अभी जानने के लिए आप परेशान हो। सोचो ज़रा, मैं जो बोल रहा हूँ, एक मिनट के लिए सोचो, मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप सुन रहे हो, उसके बाद ये गायब कहाँ हो जा रहा है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यही तो रूल है। तो जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप सुन रहे हो। जैसे मैंने बोलना बंद किया, आप सुनना बंद किया, तो मेरे मुँह से जो एनर्जी निकली होगी वो तो ऐसे घूमनी चाहिए ना, फिर वो कहाँ गायब हो जा रही है। कोई तो होगा जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जा सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये कभी न कभी तो सुनाई देगा, आज नहीं तो सालों बाद। बोलती रजाई, बचपन में मैंने एक हमारे हिंदी मीडियम में हिंदी में एक सब्जेक्ट था बोलती रजाई, आपने सुना है, कभी पढ़ा है? नहीं सुना है। बोलती रजाई एक चैप्टर था। उस चैप्टर में दो भाइयों की कहानी थी। दो भाई थे, एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया। दोनों भाई, छोटे छोटे दो भाई थे, दोनों आए घर पे और वो एक रजाई के अंदर, ठंड का मौसम था, कुछ भी नहीं था, एक रजाई ओढ़ करके दोनों सोए हुए थे। मकान मालिक आया कुछ दिनों के बाद, उन्होंने उसे भगा दिया कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, और वो रजाई लेकर के वो चले गए। और रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्होंने रजाई ओढ़ करके सोए, वो लोग सोए थे। और उस रजाई में वो ठंड रुक नहीं रही थी, दोनों भाई एक दूसरे से लिपट करके रजाई ओढ़ के सोए थे। छोटा भाई रो रहा था, बोलता भैया ठंड लग रही है। बड़ा भाई बोलता चिंता मत कर, अभी ठंड गायब हो जाएगी। यही सारी बातें होती हैं, और वो दोनों उसी में मर जाते हैं ठंड की वजह से। फिर कोई एक और दूसरा बंदा कोई होता है, वो उस रजाई को उठाता है, वो इन बच्चों को, फिर इनकी लाश गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली जाती है। वो रजाई किसी को दान में दे दी जाती है कि कोई ओढ़ेगा। जो बंदा उस रजाई को ओढ़ता है, उस रजाई के अंदर से एक आवाज़ आती है, भैया ठंड तो नहीं लग रही है। वो डर जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब ये स्टोरी पढ़ो ना तो आँखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत ख़तरनाक, बहुत दर्दनाक स्टोरी। जिस राइटर ने लिखा है बहुत ही मतलब प्यारे से एक एक वर्ड को सराह करके लिखा है, ऐसा लगता है उसने खुद फील किया हो। जब आप पढ़ते तो आपको खुद फील होने लगता है वो सारी चीज़ें। बोलती हुई रजाई, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। वो उस रजाई के अंदर आवाज़ फंस के रह गई, इको होती रहती है कॉन्टीन्यूस। आप किसी पहाड़ के ऊपर जाके चिल्लाते हो किसी का नाम लेके, तो आप देखो कि वापस वो आवाज़ जब वापस आती है ना, ग्राउंड में भी होता है, तो एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है, वो इको होके वापस आपके पास आ रही है, बशर्ते आपके कान उसे रीड नहीं कर पा रहे। जितनी भी चीज़ें मैं अभी बोल रहा हूँ, हज़ारों सालों तक ये बात आपको सुनाई देगी। आप ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन हम सुन नहीं पाते। सोचो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता
जो हम इस फ्रीक्वेंसी को रेट कर पाते। कोई भी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से एक सेट करते हमें सुनाई देने लगता। तो कृष्ण जी की श्रीमद् ये कह रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता भी सुन सकते हो। हज़ारों लाखों साल पुरानी सारी चीज़ें सुन सकते हो और शायद आप पागल भी हो सकते। सोचो, एक प्लेनेट की अपनी एक आवाज़ होती है, कितने सारे प्लेनेट्स हैं, हर एक प्लेनेट की आवाज़ अगर आप सुनने लगो तो आप पागल नहीं हो जाओगे। सूर्य से निकलने वाली लाइट, आग जलती है, धधकने की आवाज़ आती है, तो कितना भयंकर आग जल रहा होगा सूर्य सन में, उन सबकी आवाज़ हमारे पास आएगी तो क्या आप पागल नहीं हो जाओगे? ये तो जिसने भी बनाया है इस प्लेनेट को, इस एक गजब का आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है और हमारे कानों को इस गजब तरीके से सेट किया है कि हम वही फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं जो हम सुनाई देना चाहिए, न ज़्यादा न कम। अगर आप 20 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो, अगर 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो गई ना फ्रीक्वेंसी बेटा, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप नहीं सुन सकते, आपके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, इतना ख़तरनाक होता। कुत्ते उस फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। इसीलिए रास्ते में देखो, रात में कुत्ते एकदम बहुत तेज़ से थोड़ी सी आठ होते ही उड़ जाते हैं, उनको पता चल जाता है क्या होने वाला है क्या नहीं। रात में यमराज आए हुए हैं, कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं, बिल्लियाँ रोना शुरू कर देती हैं, आप कहते हो आज तो कोई जाने वाला है। यही होता ना, अक्सर यही कहानी में सुनाया जाता है कि कुत्ता रो रहा है तो इसका मतलब कोई जाने वाला है, या बिल्ली रो रही तो कोई जाने वाला है। उसको पता चल जाता है कि कौन जाने वाला कौन। रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी वाला वेव है जो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। रेडियो वेव से थोड़ा सा खतरनाक जो वेव है वो है मोबाइल वेव। मोबाइल वेव रेडियो वेव से थोड़ा सा खतरनाक है। मोबाइल वेव से और ज़्यादा खतरनाक वेव जो है वो है आपकी माइक्रोवेव। उसके बाद आता है माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, और फिर विजिबल। विजिबल में 7 कलर्स होते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा क्या ये 7 कलर हैं? ठीक है। विजिबल के बाद आता है यूवी रेज। बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था यूवी रेज बहुत ख़तरनाक है। सच में ख़तरनाक है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके अगर बॉडी के ऊपर गिरती है तो आपकी बॉडी में रेसेस क्रिएट कर देती है, यही ना, स्किन जला देती है, स्किन बर्न हो जाता है। तो आपको लगता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ख़तरनाक है, शायद आप भूल गए उसका बाप बैठा हुआ है। भाई साहब, एक्सरे इतना ज़्यादा खतरनाक है ना कि जब आपकी बॉडी से पास होता है एक्सरे तो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल को मार देता है। WBC गया, जितने भी चपेट में WBC आते हैं सब खत्म हो जाते हैं। अगर आप एक्सरे करा रहे हो तो उस टाइम पे मान लो आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, आप एक्सरे कराते हो, हड्डियाँ क्रॉस नहीं करने देती हैं एक्सरे को, बाकी मसल से क्रॉस हो जाता है, RBC से क्रॉस हो जा रहा है, वो सब गया, RBC उसके चपेट में आया, वो गया, ख़त्म। अगर आप अपने किसी दोस्त के हितैषी हो और रास्ते में चलते चलते उसे ठोकर लग गई और आप दर्द करा, तुरंत एक्सरे कराएंगे। हर 2 दिन बाद उसे एक्सरे कराओ, हर 2 दिन बाद। मर जाएगा बेचारा कुछ दिनों बाद। क्यों मर जाएगा? क्योंकि RBC तो गई, और RBC क्या होती है? बॉडी की इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करती है। अगर वही चली गई तो आप गए, है ना। तो उसको तो लग रहा है आप बहुत ख्याल रख रहे हो, लेकिन आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आपको तो पढ़ रखा है एक्सरे क्या करता है। बहुत ख़तरनाक है बेटा। इसलिए जब भी कभी कोई डॉक्टर एक्सरे लिखता है तो 2 महीने के बाद ही लिखता है, वापस से उससे जल्दी नहीं लिखता। वो कहता है कि आपने अभी एक्सरे करा लिया, 2 महीने बाद फिर कराना। क्यों? क्योंकि 2 महीने में बॉडी वापस से रिकवर होगी, उसके बाद कराना, उसके पहले नहीं। कुछ डॉक्टर पैसे लेने के लिए करा देते हैं, हर दूसरे तीसरे करा देते हैं, लेकिन कोशिश करना आप लोग ऐसा ना करने देना। एक्सरे का बाप बैठा हुआ है, यानी कि यूवी का दादा कौन है? गामा रेडिएशन। भाई साहब, गामा रेडिएशन इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि ये बॉडी के अंदर घुसता है ना, बॉडी के एक्सरे तो ब्रेन को, एक्सरे जो है ना वो बोन को क्रॉस नहीं कर पाता,
लेकिन गामा रेडिएशन बोन को क्रॉस करके बोन मैरो को भी ख़त्म कर देता है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। अब आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि आप छींकेंगे रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और इसके कांटेक्ट में आने के बाद आदमी उठता नहीं है, वो हमेशा के लिए उठ जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इन सब का दादा परदादा दादा का दादा, दुनिया में जिसके बारे में सपने में भी सोचोगे तो वही मर जाओगे, इतना खतरनाक है। कौन है वो? कॉस्मिक रेज को डेथ रेज के नाम से जाना जाता है। इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर प्लेनेट किसी अर्थ के बाहर हज़ारों किलोमीटर दूर से ये निकल गया ना तो भी अर्थ गई। कॉस्मिक रेज सिर्फ और सिर्फ सन के कोर में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं भी नहीं। और अभी आपके पास इतना यान जा रहे हैं, सूर्ययान, चंद्रयान, तो सूर्य के बारे में सारी चीज़ डिस्कवरी धीरे धीरे होने वाली है, तो होगी। तो अभी देखना, यहाँ से लेके आप जो जिन रेडिएशन को आप देख पाते हो वो कौन सा है? विजुअल रेज। और विजुअल रेज में आपके पास आर है और वी है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, देखो ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, आप देख रहे हो कि खतरनाक होती जा रही है रेज। और सबसे खतरनाक कौन सी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडिएशन क्या खतरनाक है? बताइए, क्या ये खतरनाक है? नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेडिएशन है ये हार्मलेस है। एक बात और ध्यान देना बेटा, ये जो रेडिएशन है ना, ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, मोबाइल वेव, ये सारी वेव फिजिकली हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मेंटली हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आप में से कोई जानू बाबू सोना बच्चा कर रहा है ना, तो उसे कम कर दो। मोबाइल वेव सच में ख़तरनाक है। रात में कभी भी मोबाइल फ़ोन सर के बगल में रख के मत सोना, तकिए के नीचे, वो कोई चिट्ठी नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। अगर आप कभी रात में मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो और अगर आसपास रख के सो रहे हो तो प्लीज़ उसके मोबाइल डेटा को ऑफ रख के सोना, ऑन करके नहीं। ये सारी बातें ध्यान देना। जब भी कभी आप 1 घंटे मोबाइल फ़ोन से बात करते तो आपका जो ब्रेन है वो डिफेक्टेड होने लगता है, धीरे धीरे दिक्कत क्रिएट करने लगता है। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आता है, सबसे पहला जो कॉज क्रिएट होता है वो है इरिटेशन। बात बात पे आप इरिटेट होने लगोगे। दूसरा इफ़ेक्ट आएगा, आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें, आप भूलने लगोगे। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तीसरा इफ़ेक्ट, बात बात पे आप लड़ाई करना शुरू कर दोगे, आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। अगर एक भी दिन गलती से आपसे मोबाइल फ़ोन आपसे छीन लिया जाए ना, तो उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको वो पूरा दिन अच्छा नहीं लगेगा, ये हाल हो जाएगी। तो इस चीज़ को कोशिश करो अभी से धीरे धीरे करके दूर रखने से। मोबाइल फ़ोन से जितना ज़्यादा दूर हो सकते हो उतना ज़्यादा दूर रहो। पहले लोगों को लगता था कि लोग मोबाइल फ़ोन को चला रहे हैं, लेकिन शायद वो गलत है। मोबाइल फ़ोन उनको चला रहा है। आपके हाथ में फ़ोन है ना, तो जब आप कुछ भी करते रहो अचानक से आप फ़ोन आपके हाथ में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा फ़ोन कैसे आ गया हाथ में, लेकिन आ जाएगा। और अचानक से उसी ऐप पे जाकर उंगली टिकेगी जो आप ज़्यादा यूज करते हो। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन का बता रहा हूँ। जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है, क्या गजब का डिज़ाइन किया है। इसके अंदर, ब्रेन के अंदर की जो प्रोग्रामिंग है वो आप रियल लाइफ में देख सकते हो। कितने लोग रील देखते हैं? ईमानदारी के साथ खड़ा, सब मुझे पता है, सब देखते हो। रील्स नहीं देखते हो? हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ भी रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो ना। अच्छा, उसका फंक्शन, अगर आप उसे देखते हो तो आप उसका फंक्शन जानते होगे कि अगर आप किसी एक टाइप के रील को देखते हो तो उसी टाइप के रील बार बार क्या होते हैं, रिपीट करने लगते हैं। ये उसकी प्रोग्रामिंग है, अंदर की फंक्शनलिटी इस हिसाब से डेवलप की गई है। आपके ब्रेन की भी फंक्शनलिटी उसी हिसाब से डेवलप की गई है। जो चीज़ आप सोचोगे वही थॉट बार 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 रिपीट होते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे आपने नेगेटिव सोचा, तो जैसे आपने कोई नेगेटिव रील देखा तो बार बार वही नेगेटिव रील, पहले नेगेटिव रील देख लिया, दूसरा फिर से नेगेटिव रील आएगा, थोड़ी देर बाद फिर से देख लिया, तीसरे फिर थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएगा, फिर से देख लिया, तो एक सीरीज बन जाएगी नेगेटिव रील्स की, है ना। सेम ऐसे क्या होता है, आपने कोई नेगेटिव थॉट ले लिया दिमाग में, कुछ गलत सोच लिया कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा, आपने ऐसा सोच लिया, तो दोबारा वही थॉट फिर से आएगा।
और वही दोबारा फिर से सोच लिया, तीसरी बार फिर से आएगा, बार 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 आपके दिमाग में वही थॉट्स आते रहेंगे, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग रील्स के फंक्शनलिटी के बराबर है, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। तो प्लीज़ जब भी कभी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, कुछ अलग सोचने लगो, किसी से बात करने लगो, खुद से चिल्लाने लगो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके नेगेटिव थॉट को दिमाग से दूर भगाने का। जब भी कभी आपको लगे कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ सोच लो, कुछ ऐसा दिमाग को वहाँ लेके चले जाओ जिस टाइम आप बहुत खुश थे। कोई ऐसे मजाक की बातें या कोई भी आपके दिमाग में बहुत सारी स्टोरेज है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर की गई, दिमाग को कहीं भगा के लेके जाओ दूसरी जगह। नेगेटिव थॉट धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएंगे और पॉजिटिव थॉट आने लगेंगे। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से लेके यहाँ तक हार्मलेस है और इसके नीचे वाले हार्मफुल है। एक और बात, एक और चीज़, मान लो मेरे पास एक आयरन की रॉड है, मैं उस आयरन के रॉड को गर्म कर रहा हूँ। क्या कभी किसी ने गर्म किया है आयरन की रॉड को? तो बताओ सबसे पहले किस कलर का लाइट आपको दिखाई देती है? रेड। उसके बाद अभी रुको मत, गर्म करते रहो, बताओ अभी और गर्म करो। रेड से किस में चला जाएगा? ऑरेंज में। और गर्म करो, येलो, और गर्म करो, और गर्म करो, और गर्म, इंडिगो, और गर्म करो, और गर्म। अब और गर्म करोगे तो वो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगी। कोई भी चीज़ आपको दिखती नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो होती ही नहीं। कुछ भी अगर आपको लगे कि ये नहीं दिख रही तो नहीं होती होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। कोई भी चीज़ अगर दिखती नहीं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि होती नहीं है। भूत प्रेत दिखते नहीं हैं? दिखते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब होते हैं क्या? भगवान दिखता है तो होता है क्या? नहीं होते हैं। अगर बेटा भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव 100% होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ है। अगर अच्छाई है तो बुराई होगी, सच्चाई है तो झूठ ज़रूर होगा, खुशी है तो दुख ज़रूर होगा, और भी इक्वल अमाउंट में। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आना बुरी बात नहीं है, उस प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करते हो ये ना आना बुरी बात है। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है बताओ? सबकी लाइफ में है, लेकिन उस प्रॉब्लम को डील कैसे करते हो आपको ये आना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी दिन आपके स्कूल में नंबर कम आ गए, अब आप लगे रोने। लड़कियों के साथ ये दिक्कत होती है कि नहीं? मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, उस दिन मैं क्या हुआ कि मेरे अच्छे नंबर आए, मैं बड़ा खुश था। मैं गया, मुझे तो ऐसा लगा कि सामने वो लड़की रो रही थी, तो मुझे लगा चलो बात कर लेते हैं कि वो रो रही है तो थोड़ा सांत्वना दे दूंगा, कोई बात नहीं। मेरे अच्छे नंबर आए थे सच्ची में, उस सेमेस्टर में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, मैं बड़ा खुश था। और मैंने देखा कि वो लड़की, मेरी एक फ्रेंड थी, वो रो रही थी। मुझे लगा मैं उसके पास जाऊंगा, बैठूंगा, कोई बात नहीं, अच्छे नंबर आए, परेशान मत हो, अगली बार आ जाएंगे, इस बार नहीं हुए तो। ये उम्मीद लेकर के मैं उसके पास गया, बैठा। हमने कहा क्या हुआ? उसने कहा नंबर कम आए। वो आँख पोंछते हुए बोली नंबर कम आए। मैंने उसकी कॉपी चेक की, पता कितने नंबर थे? 97। और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे कितने नंबर थे? सेम डिजिट बट अपोजिट डायरेक्शन में, 79। मैं 79 में इतना खुश था और वो 97 में रो रही थी। मन तो किया, मैंने कहा अरे पगली, इसमें 3 बच्चे पास हो जाते। वापस चलाया भाई साहब बगैर कुछ बोले। मैंने तो सांत्वना देने गया था। तो ये कभी कभी ऐसा होता है। नंबर डिसाइड नहीं करता कि आप टैलेंटेड हो या नहीं, कभी नहीं। आपका टैलेंट, आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करते।
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइड करता है आप टैलेंटेड हो या नहीं। कुछ दिन पहले एक भाई साहब से मेरी लड़ाई हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि शहर के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब मैं ठहरा गांव का, मैंने कहा नहीं, गांव के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, शहर वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हमने कहा ऐसा ठीक है। तो एक एनजीओ है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम दोनों वहीं पे गए थे, ऐसे बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि शहर वाले बच्चों को अलग बैठाया गया है, गांव वाले बच्चों को अलग बैठाया गया है। तो मैं गया वहाँ पे, पहले हम शहर वाले बच्चों की तरफ से वो मिड डे मील होता है ना, उसमें खाना खिलाया जाता है। शहर वाले बच्चे बाकायदे बढ़िया एकदम चम्मच लेके खा रहे हैं, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से। और गांव के बच्चे एकदम ज़मीन पे बैठे एकदम मस्त, हाँ, हाथ से एकदम खाना पीना मस्त खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप बताओ कौन ज़्यादा टैलेंटेड। मैंने कहा इसमें टैलेंट का क्या कनेक्शन है, मतलब ये साफ़ सुथरे ढंग से खा रहे हैं तो ये ज़्यादा टैलेंटेड और वो कम टैलेंटेड। हमने कहा यहाँ टैलेंट पता नहीं चलेगा, आ जाओ। मैं ग्राउंड में लेके गया। ग्राउंड में गए तो क्या होता है, जहाँ पे नल था ना, जहाँ पे पानी पिया जाता है, वो थोड़ा सा हाइट पे था और बच्चे थोड़े छोटे छोटे थे। तो शहर वाले बच्चे वो पानी हाथ धुलने के लिए वापस आए और उन्होंने देखा हाथ पहुँच नहीं रहा, तो वो खड़े हो गए कि कोई आएगा तो पानी निकाल के देगा, और कहेंगे वो एकदम खड़े थे। हमने कहा इनको देख लिया, करें, हमने कहा इधर आ जाओ। और गाँव वाले बच्चे वो एकदम हंसते खेलते एकदम खाना एकदम ले जाकर के एक तरफ अपना पत्तल फेंके और उसके बाद दौड़ते हुए गए। दो बच्चे ऐसे झुके, उसके ऊपर दूसरा बैठा, हाथ धुला, उसके बाद वो झुका, तीसरा उठा, काम खत्म। पहले दो बच्चे ऐसे झुक गए तो उनके ऊपर चढ़ करके दो ने हाथ धुल लिया। फिर वो जो जिन दोनों ने हाथ धुले हैं वो झुक गए और जो झुके थे वो उठ कर ऊपर के मस्त एकदम हाथ धुल लिए। हमने कहा आप बताओ, वो लोग इंतज़ार ही करते रह गए और इधर हाथ धुल गए। अब आप मुझे बताओ कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। तो उन्होंने कहा ये टैलेंट होता है, ये कौन सा टैलेंट है। हमने कहा प्रभु आप अपना टैलेंट अपने पास रखो। अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्शन को आप टैलेंट बोलते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन को टैलेंट कैसे बोला जा सकता है। अगर आपसे बोलूँ कि आप किताबें रट डाले हो और टैलेंटेड हो, बताओ। आपने पूरी किताब रट डाली है और आप बहुत टैलेंटेड हो। नहीं, आपने बस इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन किया है, रटी हुए नॉलेज। टैलेंट वहाँ पे नहीं आता। टैलेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। क्वेश्चन या किसी चीज़ को देख करके इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग जो होता है वो टैलेंट होता है। सबसे कम एनर्जी किस कलर में थी? रेड में। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस कलर में है? वायलेट में। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की इन्वर्सली है या डायरेक्टली? एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली है और एनर्जी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली है। तो बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी थी, रेड की या वायलेट की? जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं अगर एनर्जी बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? वायलेट लाइट को डायरेक्ट अगर आपकी आंखों पे मार दिया जाए ना तो आंखें चौंधी आ जाएंगी, दिखाई नहीं देगा कुछ थोड़ी देर के लिए। रेड कलर की लाइट मार सकते हो लेकिन वायलेट कलर की लाइट नहीं। तो ये जो रेड है इसका जो वेवलेंथ होता है बेटा वो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि वायलेट लाइन की जो वायलेट लाइट है इसकी वेवलेंथ होती है 3500 एंगस्ट्रॉम। जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं बताओ वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही है। एनर्जी इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे खतरनाक कौन सी लाइट है आपकी? मैंने अभी कहा कि किसी भी रॉड को आप गर्म करोगे सबसे पहले किस कलर का? रेड। क्यों? क्योंकि रेड की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद कौन सा कलर? ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे आखिरी में कौन सा कलर दिखेगा? वायलेट, क्योंकि एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा एनर्जी अगर आपने दे दिया तो कौन सी रेडिएशन आ जाएगी? यूवी। और यूवी दिखाई नहीं देती, तो आप अचानक से देखेंगे वो गायब हो चुका है। ये फैन चल रहा है, इसके ब्लेड बताओ कहाँ पे हैं? हाथ डाल के पता करें। सोचो अगर ये फ़ैन और तेज़ी से चला दिया जाए, और ज़्यादा रोटेशन इसका करा दिया जाए, और ज़्यादा स्पीड दे दिया जाए, तो एक टाइम आएगा कि इसका ब्लेड दिखना बंद हो जाएगा। ब्लेड दिखना बंद हो गया इसका ये मतलब नहीं कि ब्लेड है ही नहीं।
किसी को पकड़ के ऐसे खड़ा करो, हाँ पता चल जाएगा ब्लेड है या नहीं। तो अगर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब आपकी औकात नहीं है कि आप उसे देख सको। उसकी एनर्जी आपकी पहुंच से बहुत दूर, जस्ट लाइक गॉड। वो अलग बात है कि आजकल की दुनिया चमत्कार देखकर नमस्कार करती है। जैसे बाबा बागेश्वर, उन्होंने 2-4 चमत्कार दिखा दिए, लोग ने उन्हें नमस्कार करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे बाबा लोग आजकल फेमस हैं। उन सब के अंदर सिद्धियां हैं। सब ने अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा तपस्याएं की हैं। हमारे एक बाबा राम रहीम भी हुआ करते थे, बहुत तपस्या किया उन्होंने। उन्होंने गुफा भी बनवाई, सुना था तुम लोग? उनसे, ऐसे बाबाओं से बेटा दूर ही रहना। अगर घर में कभी कोई ये भी बोले कि चलो बाबा के पास लेके चलते ना, मत जाना। बोल देना हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम बाबाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। ठीक है, इन सबको इसको पूरा नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन यहीं पे ख़त्म हुआ, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में हर्ट्ज़ ने बताया था, बट हर्ट्ज़ के फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से ये पता नहीं चला था कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को प्लैंक के क्वांटम थियरी से कनेक्ट किया, और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक नया मॉडल आया सामने, और इसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोल बेटा। हाँ बिल्कुल। कौन सा ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें लड़कियां नहीं होती बेटा? नहीं, डिपेंड करता है कौन से ब्रांच में जा रहे हो। CS लोगे तो लड़कियां मिलेंगी CS और IT में। हमारे जैसे केमिकल डिपार्टमेंट ले लो बेटा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। केमिकल में लड़कियों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 12 लड़कियां थी मेरे 60 बच्चों में। हाँ, हमें तो कोई भाव भी नहीं देता था। क्या हालत थी सोचो, क्योंकि स्मार्ट लड़के भी तो थे।